हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल का एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करता है और क्या कुछ बनाता है। देखिए, आपको तो पता है एथिलीन ग्लाइकॉल में दो OH ग्रुप, दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। ठीक, जब भी एथिलीन ग्लाइकॉल कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो एक प्रकार की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ठीक, कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। नंबर 1 बात। ठीक, इसमें होता क्या है कि देखिए, जब कोई एथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल बनता है। कहने के मतलब, अगर एल्डिहाइड एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करता है तो एसिटल बनता है। ठीक, वो भी साइक्लिक होता है। अगर वहीं एथिलीन ग्लाइकॉल कीटोन से रिएक्ट करता है तो कीटल बनता है। ठीक, यह रिएक्शन किसी पर्टिकुलर एसिड के प्रेजेंस में होती है। तो चलिए कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, यानी कि चलिए लिखते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल सो कंडेंसेशन रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल shows condensation reaction ethylene glycol shows condensation reaction with aldehydes and ketone with aldehydes and ketone shows condensation reaction with aldehydes and ketone in presence of sulfuric acid in presence of सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4 प्रोटिक एसिड होता है, यानी कि ये अपने H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू yields cyclic acetal or cyclic ketal। ठीक, अब देखिए होते क्या है साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल्स क्या होते हैं। एक चीज जानिए, हमने क्या बताया था, यह एक प्रकार की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। इसमें होता है क्या, जब एथिलीन ग्लाइकॉल एसिटल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करता है तो साइक्लिक, अगर वो एल्डिहाइड होगा तो एसिटल बनेगा, साइक्लिक को भी अगर कीटोन रहेगा तो साइक्लिक कीटल बनेगा। देखिए, हम कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं इसके। ठीक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने क्या बताया कि जब एथिलीन ग्लाइकॉल का क्या फार्मूला होता है? CH2OH। ठीक, इसे क्या कहते हैं?
इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन किससे करा दें? चलिए सबसे पहले कराते हैं ये इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन आपको कराते हैं, सबसे पहले चलिए एल्डिहाइड से करते हैं। जैसे कोई भी एल्डिहाइड ले लें, जैसे हम यहाँ ये एल्डिहाइड ये ले रहे हैं। ठीक, ये आप देख के बता सकते हैं ये कौन सा एल्डिहाइड है? CH3CHOH एसिटल्डिहाइड है ये ना। अरे ये यही तो है, CH3CHOH। ठीक, केवल हमने लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। तो एक प्रकार की क्या ये एल्डिहाइड है ना, अगर उसका नाम पूछें तो एसिटल्डिहाइड में है। ठीक, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। ठीक, हमने क्या बताया कि यह एक प्रकार की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और रिएक्शन ये किसके प्रेजेंस में होता है? किसी स्ट्रांग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये मीडियम में H+ आयन डोनेट करता है। ठीक, तो देखो हमने क्या बताया था, ये एक प्रकार की कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें होगा क्या कि एथिलीन ग्लाइकॉल का आप तो जानते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है। एसिडिक नेचर यानी कि इससे H+ आयन आसानी से निकल सकते हैं। तो होगा क्या कि एथिलीन ग्लाइकॉल से H निकलेगा, और जो कार्बोनिल कंपाउंड आप यानी कि यहाँ एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड है, उससे ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक, इससे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ H2O रिलीज हो गया, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल के 2 हाइड्रोजन निकल गए, और एसिटल्डिहाइड जो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ एसिटल्डिहाइड लिया गया था उससे उसका ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तो उससे क्या निकला? वाटर। अब बचेगा क्या? CH2 सिंगल बॉन्डेड CH2। अब देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, तो आपस में जाके वो उससे जुड़ जाएगा, एक प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। और वो साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा? यहाँ देखिए, जैसे क्या CH2 ये एथिलीन ग्लाइकॉल का ये CH2। ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया, ये ऑक्सीजन एथिलीन ग्लाइकॉल का था, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ये क्या, ये कार्बन की 2 वैलेंसी खाली, ये दोनों ऑक्सीजनों से बॉन्ड बनाएगा। या तो जानते हैं ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, यानी कि 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो क्या होगी इससे, यानी कि यहाँ कार्बन है, ये वाला कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड वाला कार्बन, और इससे ठीक इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये भी ऑक्सीजन। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा था? एक CH3 लगा है, और दूसरी तरफ क्या लगा है? हाइड्रोजन। तो एक प्रकार का यहाँ साइक्लिक कंपाउंड बना, साइक्लिक कंपाउंड बना। हम बताए थे कि जब एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा एथिलीन ग्लाइकॉल से, साइक्लिक एसिटल बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लिक एसिटल। तो ये जनरल क्या होगा इसका नाम? ये साइक्लिक एसिटल है, क्योंकि साइक्लिक में है और एसिटल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड से बने, तो इसे क्या कहेंगे? साइक्लिक एसिटल। ठीक, साइक्लिक एसिटल कोई कंपाउंड बन गया। ठीक, तो ये तो रिएक्शन थी क्या कि कैसे एथिलीन ग्लाइकॉल एल्डिहाइड से रिएक्ट करती है, किसके प्रेजेंस में किया है? H2SO4 के। चलिए अगली रिएक्शन और देखते हैं कीटोनों के प्रेजेंस में। हमने बताया था आपको कि जब एथिलीन ग्लाइकॉल कीटोन से रिएक्ट करता है तो साइक्लिक कीटल बनता है। क्या बनता है? साइक्लिक कीटल। चलिए उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए, जैसे कोई एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल जैसे CH2OH CH2OH, इसे क्या कहेंगे? इथाइलिन ग्लाइकॉल।
कॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसकी रिएक्शन किसी कीटोन से करा दें, कीटोन मतलब C डबल बॉन्डेड O, जब कार्बन की दोनों वैलेंसी किसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कीटोन। वहीं जब CO के जो कार्बन होता है उसकी एक वैलेंसी किसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो और एक हाइड्रोजन से, तो वो एल्डिहाइड होता है। अगर ये कार्बन की दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती तो फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक, तो यहां पर देखो दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप में क्या है, मेथिल। आप जानते हैं कि 3 कार्बन की कोई भी कार्बोनिल होती है तो उसका जनरल नाम क्या होता है, एसीटोन। तो क्या है ये, एसीटोन है, ये एसीटोन। हमने क्या बताया कि यह एक प्रकार की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, H2SO4 के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन होती कैसे है, एथिलीन ग्लाइकॉल से H निकलेगा और कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ कीटोन लिया गया उससे O निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक, तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। अब जो कुछ बनेगा उसे कहेंगे साइक्लिक कीटल। अब देखो साइक्लिक कीटल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो कंपाउंड साइक्लिक बना है यहाँ एथिलीन ग्लाइकॉल और कीटोनों से बना है, तो इससे का नाम क्या होगा, साइक्लिक कीटल। वहीं पर पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, वो एल्डिहाइड से बना था तो साइक्लिक एसिटल नाम रखा गया था। ठीक, तो बनेगा क्या, देखिए जैसे CH2 और सिंगल बॉन्डेड CH2 और इससे जुड़ा था क्या, ऑक्सीजन। इतना तो पोर्शन क्या एथिलीन ग्लाइकॉल का बचा है, CH2 ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन ना, यानी कि CH2O इससे सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा होगा, यानी कि यहां से ये जब ये ऑक्सीजन यहां से वाटर के रूप में रिलीज हुआ तो कार्बन की 2 वैलेंसी बची हैं जो कि आपस में ऑक्सीजन से अटैच होंगे। एक ये ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्डेड इधर, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, इससे जुड़ा क्या था, यहाँ मेथिल ग्रुप लगा है, ये वाला इधर क्या लगा है, ऑलरेडी मेथिल ग्रुप इधर भी लगा है। तो ये जो कंपाउंड बना साइक्लिक है और कीटोनों से बना है, तो इसका क्या नाम होगा, साइक्लिक कीटल। इसका क्या नाम होगा, साइक्लिक कीटल, जनरल नाम है ये साइक्लिक कीटल। ठीक, तो आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा, यानी कि व्हेन एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन एल्डिहाइड फॉर्म साइक्लिक एसिटल एंड कीटोन फॉर्म साइक्लिक कीटल। ठीक, तो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, this is a type of condensation reaction because in this reaction simple molecule released out, that is the reaction of ethylene glycol with carbonyl compound। ठीक, चलिए अब हम अगली रिएक्शन पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन एथिलीन ग्लाइकॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और CSI IR नेट और आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। देखो एक पहली बात क्यों पूछा गया था ज्यादा, क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसे जैसे लेबोरेटरी जैसे जैसे कंडीशन को चेंज करते जाते हैं, डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट भी वेरीज करता है, प्रोडक्ट बदलता रहता है, तो इसमें ढेर कई रिएक्शंस होती हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए हम इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए यानी कि क्या, डिहाइड्रेशन यानी कि 6 रिएक्शन हम पढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन किसका, डिहाइड्रेशन एथिलीन ग्लाइकॉल का, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि अब हम पढ़ेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल का डिहाइड्रेशन, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल डिहाइड्रेशन। देखो कई वर्ड कॉमन होते हैं जो कई बार पूछे जाए, जैसे हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होता है, किसी हाइड्रेशन जैसे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोलिसिस कहा जाता है,
ठीक। और बायोलॉजी में हाइड्रेशन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या, वाटर से लिसिस करना। किसका लिसिस, बांडो का ही लिसिस होगा केमिस्ट्री में। ठीक। अगर बायोलॉजी होता है तो क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, यानी कि वाटर दे रहे हैं। उसी तरह डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, दैट्स नोन एज डिहाइड्रेशन। ठीक। तो इसमें होगा क्या, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो क्या कुछ बनेगा ये अब हम यहां ये सीखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले यानी कि ये जान गए आप लोग कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन से इथिलीन ग्लाइकॉल के कई प्रोडक्ट बनते हैं। तो सबसे पहले यही स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट वेरीज विथ द डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट, चलिए लिखते हैं, द डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट varies with the dehydration product varies with the change in reaction condition, यानी कि the dehydration product varies with the change in reaction condition ठीक। तो कहने की मतलब कि डिहाइड्रेशन, एथिलीन ग्लाइकॉल का जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेबोरेटरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, रिएक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं। कहने के मतलब, तो कहने का मतलब डिहाइड्रेशन से इससे एथिलीन ग्लाइकॉल के कई प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक। तो चलिए हम कुछ स्टेप बाय स्टेप एक एक सीखते हैं। देखो पहला कि जब कभी इथिलीन ग्लाइकॉल को जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो हमेशा एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO। ठीक। कैसे होता है चलिए देखते हैं। यानी कि कंडीशन नंबर 1 यानी कि केस नंबर 1 जिसे कहेंगे, पहले केस में क्या लिखना है आपको, व्हेन हीटेड विथ जिंक क्लोराइड एथिलीन ग्लाइकॉल गिव एसिटल्डिहाइड। व्हेन हीटेड विथ जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2 विथ जिंक क्लोराइड एथिलीन ग्लाइकॉल गिव एसिटल्डिहाइड। इथाइलिन ग्लाइकॉल गिव्स एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है, CH3C11OH, एसिटल्डिहाइड। ठीक। एसिटल्डिहाइड देखिए कैसे, ये रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं ना। देखिए CH2OH, ये क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डाइऑल, जैसे नेमिंग आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। इसका क्या नाम होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल, जब हमने क्या बताया, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल को हीट करते हैं
किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ZnCl2 के प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं तो बनता क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक, वैसे एक्चुअली होता क्या है, एसिटल्डिहाइड डायरेक्टली नहीं बनता, टाटोमेराइजेशन के बाद बनता है। टाटोमेराइजेशन अभी आपको हम बताते हैं होता क्या है। कहने के मतलब, जब एथिलीन ग्लाइकॉल को हीट किसके प्रेजेंस में करते हैं, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में करते हैं, इससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कैसे होता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए ना, यहां एक प्रकार का अल्फा बीटा डिहाइड्रोजिनेशन होता है, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रकार की अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो जुड़ा कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा। ठीक, तो ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो जुड़ा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा बीटा कार्बन होगा। इतनी बात समझ में आया। तो देखो अल्फा कार्बन से OH निकलता है, बीटा कार्बन से H निकलता है, इसीलिए कहा जाता है अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक, तो यानी कि क्या होगा, यहां से OH निकलेगा, अल्फा पोजीशन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH निकलेगा और बीटा पोजीशन से एक H हाइड्रोजन निकलेगा। तो एक प्रकार से कौन सी रिएक्शन, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। चलो हम लिख देते हैं यहां, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। ठीक, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। और एक चीज और जान जाइए, जब किसी भी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से कोई मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होता है या कोई मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो वहां जनरली अनसैचुरेशन डेवलप होता है। अब वो अनसैचुरेशन उस कार्बन या उस सेंटर के एटम के बीच में होगा जहां से दो एटम रिलीज हुए होंगे। ठीक, तो देखो ये अल्फा कार्बन था, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा, तो ये कर क्या, अल्फा से OH बीटा से H, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन है, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। तो देखो अल्फा से क्या निकला OH, बीटा से H, क्या निकल जाएगा, वाटर के फॉर्म में H2O निकल जाएगा, H2O रिलीज हो गया। ठीक, H2O क्या हो गया, यहां से H2O रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखो एक वैलेंसी CH2 यहां खाली होगी, एक वैलेंसी यहां कार्बन की खाली होगी, तो इसके बीच में कौन सा डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये है कि नहीं है, अरे यही लिखा गया ना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये कैसे हो गया, क्योंकि एक वैलेंसी OH के निकल जाने से एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली हो गई थी, वैकेंट हुई थी, और एक वैलेंसी इस कार्बन की वैकेंट हुई थी हाइड्रोजन के निकल जाने के बाद। तो क्या करेगा, अपने आप को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, जैसे कि यहां पे। ठीक, अब देखिए ये जो कंपाउंड होता है इनऑल आर होता है, इनऑल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनऑल फॉर्म क्या होता है, अगर किसी कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH हो और उसी कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हो, इन हो, तो उसे कहते हैं इनऑल फॉर्म, इनऑल। ठीक, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है कि नहीं, इसी कार्बन सेंटर से OH भी जुड़ा है, इसी कार्बन से डबल बॉन्ड, तो ये इनऑल फॉर्म में। तो ये जनरली अनस्टेबल होते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इसमें क्या होगा, टाटोमेराइजेशन होता है। टाटोमेराइजेशन होता क्या चलिए अभी बताते हैं इसको। तो एक प्रकार की क्या है, अनस्टेबल है ना, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए होते क्या है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, और स्टेबलाइज कैसे करते हैं, टाटोमेराइजेशन से करते हैं, टाटोमेराइजेशन। टाटोमेराइजेशन। ठीक,
टाटोमेराइजेशन से। टाटोमेराइजेशन से होगा क्या, देखो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम आपको बार बार बताते हैं केमिस्ट्री में, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम क्या कहते थे, मीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कहते थे, लीना। तो यानी कि ऑक्सीजन क्या है, क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि मीना है, कार्बन क्या है, लीना। तो होता क्या है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड बना सकता है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग लीना की तरफ हो जाएगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग लीना पे हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग लीना पे होगा, ठीक, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ पे आ जाएगा, इस लीना और मीना के बीच में आ जाएगा, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कहां पे हो रही है, यहां, अरे ये क्या है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। अच्छा ये बताइए अल्फा है कि नहीं, अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन, जैसे वहां भी था, ठीक। अब होता क्या, इस तरह के कंपाउंडों में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग उस कार्बन को जाएगी जो डबल बॉन्डेड होंगे, याद रखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन को जाएगा हाइड्रोजन, और वहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड उस एलिमेंट पे आएगा, लीना मीना के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इस पे हो जाएगी और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरफ हो जाएगी। तो इससे बनेगा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड O, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, CH3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन पहले से था ये वाला, और इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, एसिटल, CH3CHO एसिटल डिहाइड है ना, एसिटल डिहाइड, ठीक। प्रोडक्ट आपको मिल गया कि नहीं, आपको बताया गया था, व्हेन एथिलीन ग्लाइकॉल हीटेड विथ जिंक क्लोराइड देन एसिटल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन, ठीक। It is a type of alpha beta dehydration reaction because from hydroxyl group releases from alpha carbon and beta hydrogen releases from beta carbon, यानी कि हाइड्रोजन रिलीजेस फ्रॉम बीटा कार्बन, सो इट इज अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन हो जाता है, ठीक, अनसैचुरेशन हो जाता है, तो कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब ये इनॉल कंडीशन में, इनॉल कंडीशन क्या होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, अगर उसी कार्बन से डबल बॉन्ड लगा तो उसे कहते हैं इनऑल कंडीशन, ठीक, इनऑल कंडीशन। और इनऑल कंडीशन में क्या होता है, ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं, टाटोमेराइज करते हैं। टाटोमेराइज होता क्या है, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का ट्रांसफर होता है, कहां से कहां तक, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, ठीक। और कंडीशन केवल यही होता है कि जो डबल बॉन्डेड होते हैं उसके तरफ, यानी कि देखो यहां ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कहां पे होगा, इस पर, और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे होगी, समझ आ रहा है कि नहीं। जब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इस CH2 पे होगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन ऑक्सीजन के बीच हो जाएगा तो क्या होगा, CO हो जाएगा। चलिए हम आपको थोड़ा बताते हैं कि क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर में शायद आप लोग पढ़ेंगे, जब आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़े होंगे, आइसोमेरिज्म, वहां आपको पढ़े होंगे क्या, टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म होता क्या है, यानी कि इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे देखो, और कीटो इनॉल फॉर्म आपस में इसी तरह क्या करते हैं, डायनामिक कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। क्या होता है, जैसे क्या, कोई एलिमेंट है ना, इससे क्या जुड़ा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, क्या है, इससे क्या मान लो, क्या है, मीना जुड़ा है, मीना, मीना मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो जहां है तो वो अल्फा कार्बन होगा और ये बीटा कार्बन होता है। अगर डबल बॉन्ड इस अल्फा बीटा के बीच में होता है, कंडीशन यही है, केवल बीटा के पास अगर हाइड्रोजन है या नहीं है,
अगर यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कोई एटम है, अगर मान लो मीना के पास कोई हाइड्रोजन, तो इसका ट्रांसफर कहाँ होता है, बीटा के पास होता है। और बीटा से पाई बॉन्डेड के बाद जब इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, अगर ये पाई बॉन्डेड बनाने की कंडीशन में होगा, तो इसका बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाता है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, यही कुछ ऐसा ही होता है क्या, टाटोमेरिज में। ठीक, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल आपस में रीअरेंज करते हैं, क्यों, स्टेबिलिटी के लिए। देखो एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग यही ही करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, हाँ, हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल क्यों करते हैं, देखो स्टेबल करने से उस मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस बढ़ती, उस पर्टिकुलर कंडीशन, उस पर्टिकुलर एटम, उस पर्टिकुलर इंसान, किसी की भी सोशल में भी, दैनिक लाइफ में भी यही होता है। हर कोई अपने आप को स्टेबलाइज करता है और अच्छी तरह जानते हैं इस स्टेबलाइज के चक्कर में ढेर सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी आपस में रिलीज कर दिया करते हैं लोग। आप लोग देखा होगा कि जिन किसी की जो ज्यादा घूमते रहते हैं, ज्यादा जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा वही ज्यादा घूमेगा, ज्यादा दौड़े कूदेगा, तो क्या होता है, जब उनकी एनर्जी रिलीज हो जाती है तो आपस में शांत हो जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहती है कि जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं। और स्टेबल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि जब दो बॉन्ड बनते हैं, जब दो बॉन्ड बनते हैं, तो जब दो बॉन्ड बनेंगे क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये सोशल लाइफ में भी यही होता है कि जैसे मान लो दो लोग की मैरिज हुआ, तो इससे क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं तो ढेर सारे खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं, और जितना जिसके खर्च होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल लाइफ मानी जाती है मैरिज लाइफ। ठीक ठीक उसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में यहां भी होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल, एटम जितने एनर्जी रिलीज करके एक बॉन्ड बनाता है, वो एटम, वो मॉलिक्यूल, वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब कि उसको अनस्टेबल करना है तो उतनी एनर्जी आपको एक्सटर्नल देनी पड़ेगी, तभी बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर उतनी एनर्जी वो पा जाता है, फिर अपने आप को स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन में जाता है। इसका मतलब कि जो कोई भी एटम मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। यही कंडीशन सोशल में होता है। जो ज्यादा एंग्री पर्सन होता है, जो ज्यादा झगड़ालू टाइप होता है, क्या मतलब, ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक, जब जब तक उसके पास एनर्जी है तब तक खूब झगड़ा करेगा, जैसे ही उसकी एनर्जी गई, मारपीट हुआ, तोड़फोड़ हुआ, तो उसकी एनर्जी कम हुई, शांत हो जाएगा। ठीक उसी तरह एटम में भी होता है। मॉलिक्यूल्स में क्या कि एनर्जी यानी कि बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स होते हैं, कैटायन एनायन इंटरमीडिएट जो होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तभी तो रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट किए, बॉन्ड बना, एनर्जी कम हुई। जैसे एनर्जी कम हुई वो आपको स्टेबलाइज कर जाएंगे स्टेबल फॉर्म में। जैसे स्टेबल फॉर्म में तो एग्जिस्टेंस बढ़ जाता है, ज्यादा समय तक वो सरवाइव कर पाते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन ने एक बताया था क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। टॉपिक पे आते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल क्या बताएं कि व्हेन एथिलीन ग्लाइकॉल हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड देन एसिटल्डिहाइड फॉर्म, एसिटल्डिहाइड फॉर्म। चलिए अब हम अगले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंडीशन यानी कि कंडीशन नंबर 2 होता क्या है कि जब एथिलीन ग्लाइकॉल को, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइलिन 1,2 डाइयाल, इथेन 1,2 डाइयाल को जब हीट करते हैं लगभग 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हाइड्रॉक्सिल मॉलिक्यूल के, यानी कि दो हाइड्रॉक्सिल मॉलिक्यूल होते हैं, उसका OH से वाटर रिलीज हो जाता है, तो इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर बनते हैं। क्या बनते हैं, साइक्लिक ईथर। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, अभी हम बताते हैं होता कैसे। कंडीशन बी ना, चलिए लिखिए, व्हेन हीटेड एलोन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन हीटेड एलोन, एलोन का मतलब केवल एथिलीन ग्लाइकॉल, व्हेन हीटेड एलोन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, it gives it
गिव्स, इट गिव्स मतलब क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल की बात कर रहे हैं, इट गिव्स इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड का दूसरा क्या नाम होता है, ऑक्जीरेन। ठीक, अगर ऑक्जीरेन 1-2 के पोजीशन यानी कि ऑक्सीजन 1-2 पहले दूसरे कार्बन के बीच में होती है, इसी कंडीशन के क्या कहते हैं, ऑक्जीरेन। और जनरल नाम एक और होता है इसका, इपॉक्साइड, या इसी को कहते हैं साइक्लिक ईथर। ऑक्जीरेन इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर। ठीक, थोड़ा सा इनमें अंतर होता है दोनों में। ऑक्जीरेन, सभी इपॉक्साइड नहीं होते हैं। अब ये क्या कंडीशन आ गई, ठीक, अगर देखो इपॉक्साइड केवल इतने के बीच में होता है यानी कि इसे क्या कहते हैं, ऑक्जीरेन। ठीक, और यहां पर पहले दूसरे कार्बन के बीच में है तो इसे ऑक्जीरेन, इतने को ऑक्जीरेन कहेंगे। और ये इथाइलिन का ऑक्साइड है, तो ऑक्जीरेन और इथाइलिन ऑक्साइड सेम नेम होता है। लेकिन इपॉक्साइड कंडीशन क्या होती है, इपॉक्साइड अगर ऑक्सीजन पहले दूसरे कार्बन के बीच में होता है तो इसे इपॉक्साइड कहते हैं। ठीक, अब यहां भी कुछ और भी हो सकता है, अगर जैसे मान लो इस तरह टाइप का कोई एग्जांपल होता, इस तरह से पहला दूसरा तीसरा, ये लिखना नहीं है समझने के लिए, तो क्या है, और अगर इस देखो इसका नाम क्या इसका नाम मेथिल ऑक्जीरेन, हमने बताया था इतने को ऑक्जीरेन कहते हैं, तो मेथिल ऑक्जीरेन एक प्रकार का इपॉक्साइड है, साइक्लिक ईथर भी है, लेकिन ये ऑक्जीरेन नहीं है, ये इपॉक्साइड नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले और तीसरे के बीच में क्या है, ऑक्सीजन। ये जानते रहिएगा आप लोग, ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, कभी आप जब हम आपको ईथर पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में ईथर है, ठीक, तो वहां बताएंगे डिटेल से। चलिए बस इतना ही। तो अगर हम, तो कहने का मतलब कि जब कभी इथिलीन ग्लाइकॉल को हीट करते हैं ना, हीट करें एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन इथाइलिन ऑक्साइड ऑब्टेन। कैसे होता है, चलिए ये देखिए, इथाइलिन ऑक्साइड बनता है, कैसे बनता है, जैसे एग्जांपल में, जैसे ये मान लो कोई मॉलिक्यूल क्या है, CH2OH, CH2OH, इसे क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल है ये, इसका क्या नाम है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। हमने क्या बताया, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल को केवल खुद इथाइलिन ग्लाइकॉल को ही हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा, तो हीट कितने की है, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यहां भी डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिलीज होता है, लेकिन अंतर क्या है, यहां पे वाटर जो दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है उससे रिलीज होता है, मतलब कि एक का OH दूसरे का H से निकल के क्या बन, वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए यहां, चलिए मानते इसका OH निकला और इसके H से, इस तरह से CH2OH, इसका OH इसका H, क्या निकल जाएगा, वाटर, H2O माइनस, मतलब रिमूव हो रहा है, वाटर रिलीज हो गया। अब जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो बचेगा क्या, CH2 छोड़ो जो, और ये CH2, इतना ये इथाइलिन का ये सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल। अब देखो इससे कार्बन से OH निकल गया, इस CH2 से H निकल गया, तो क्या बचा, केवल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, मतलब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है, एक बॉन्ड इसकी भी एक वैलेंसी खाली हुई है, तो क्या करेगा, ये आपस में इससे लिंक्ड हो जाएगा, तो एक प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड बना ना। जैसे ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से भी ऐड हो जाएगा, इस CH2 से, ठीक, CH2 के इस कार्बन से, CH2 के इस कार्बन से, तो एक प्रकार का जो ये कंपाउंड बना, इसी को क्या कहते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड।
इथाइलिन ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड। और इसी का जनरल एक नाम होता है क्या? ऑक्जीरेन। ऑक्जीरेन इसी को कहते हैं। और देखो इस ये एक प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक ईथर है। साइक्लिक ईथर है कि नहीं? अरे ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप आपस में कार्बन और ईथर, तो ये लिखना नहीं। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR होता है कि नहीं? ये अगर अगर ये दोनों एल्किल ग्रुप साइक्लिक मैनर में जुड़ जाएं, अरे ऑक्सीजन, दोनों एल्किल के बीच में ऑक्सीजन है कि नहीं? इधर एल्किल ग्रुप, इधर एल्किल, उनके बीच में ऑक्सीजन है कि नहीं? अगर ये साइक्लिक फॉर्म में हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? साइक्लिक ईथर। इसी का एक नाम और होता है क्या? साइक्लिक ईथर। ठीक। अब उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यानी कि क्या, कि जब कभी भी इथाइलिन ग्लाइकॉल को केवल इथाइलिन ग्लाइकॉल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकॉल से इथाइलिन ऑक्साइड बनता है। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्जीरेन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? साइक्लिक ईथर कहते हैं। ठीक। इसी का एक नाम और होता है इपॉक्साइड। तो ये मॉलिक्यूल बनता है। तुमने दो कंडीशन डिहाइड्रेशन की लिखा चुके हैं। ठीक। चलिए अब हम अगले डिहाइड्रेशन कंडीशन पे चलते हैं, यानी कि थर्ड प्रोसेस। देखिए इसमें हम आपको क्या बताएंगे कि जब कभी इथाइलिन ग्लाइकॉल को फास्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 के साथ गर्म करते हैं, H3PO4 के साथ हीट करते हैं, तो क्या बनता है कि दो एथिलीन के दो मॉलिक्यूल आपस में डिहाइड्रेट होते हैं। यानी कि एक एथिलीन मॉलिक्यूल का OH, दूसरे का H, इससे वाटर निकल जाता है। जब इससे वाटर निकल जाता है तो बचेगा क्या? डाई एथिलीन ग्लाइकॉल बचता है। ठीक। क्या बचेगा? डाई एथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए हम तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन नंबर थर्ड डिहाइड्रेशन की। यानी कि क्या लिखना है? व्हेन इथाइलिन ग्लाइकॉल हीटेड in presence of concentrated phosphoric acid then diethylene glycol form। चलिए ये लिख लेते हैं। when ethylene glycol heated when ethylene glycol heated with concentrated phosphoric acid, concentrated phosphoric acid फास्फोरिक एसिड का फार्मूला आप जानते होंगे, H3PO4। ठीक। कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, इट गिव्स डाईएथिलीन ग्लाइकॉल, डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक। चलिए अभी देखते हैं डाईएथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है, इससे बनता क्या है। हमने क्या बताया कि इस रिएक्शन में क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल के दो मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे। इस एक से OH निकलेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से H, किसके प्रेजेंस में? फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में। और उससे क्या बन जाएगा? डाईएथिलीन ग्लाइकॉल बचेगा। ठीक। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए
HOH। बस केवल लिखने का तरीका हम चेंज कर रहे हैं, ये वही लिखा गया है ना। अब तक ऐसे लिखते आए थे CH2OH, CH2OH, वही फार्मूला है। OH है, CH2 है, CH2, दो CH2, इससे OH लगा है, वही है, केवल लिखने का तरीका चेंज किया गया है, चीजें वही है। ठीक, इथाइलिन ग्लाइकॉल हमने क्या बताया, दो मॉलिक्यूल क्या लेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। चलिए उसी तरह एक मॉलिक्यूल और लिखते हैं, क्या, OH, CH2, CH2, OH। ठीक, ये भी एथिलीन ग्लाइकॉल है, ये भी एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि जब दो एथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड। कंसंट्रेटेड फास्फोरिक H3PO4 के प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा, एक से OH निकलेगा, दोनों में से किसी एक से OH निकलेगा और दूसरे से H के फॉर्म में वाटर रिलीज होगा। जिससे चलिए मानते हैं इससे OH निकल गया और इससे H, एक से OH निकल गया, दूसरे से क्या निकला, H। जब एक से OH निकला दूसरे से H, तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा ही। चलिए ठीक, एक से OH दूसरे से, अब ये मॉलिक्यूल, अब फिर वही बात, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के दो बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड तो यहाँ CH2 से बना है, दूसरा बॉन्ड यहाँ CH2 का वैकेंट है, तो आपस में क्या करेंगे, डायमराइज हो जाएंगे, डाइमर बन जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल का। ठीक, तो क्या बनेगा, फार्मूला क्या होगा, HO, OH हो गया, CH2, CH2, इतना होगा कि नहीं, OH CH2 CH2, OH CH2 CH2, इससे क्या जुड़ा है, क्या, ऑक्सीजन, ये वाला आपस में बॉन्ड बना लेगा इससे। फिर यहां क्या बचा है, CH2, ये वाले दो CH2, इससे क्या लगा है, OH, ये वाला, इससे लगा है क्या, OH। तो यहां पर देखो ये डाइमर बन गया किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अब यहां पे दो मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या नाम होगा, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। चलिए इसका क्या नाम होगा, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब देखिए यह भी एक प्रकार के डिहाइड्रेशन रिएक्शन था, यहां वाटर रिलीज हुआ था ना। ठीक, तो तीन कंडीशन आपको बता चुके हैं इथिलीन ग्लाइकॉल के डिहाइड्रेशन। तो तीसरी कंडीशन में क्या बताया कि व्हेन इथिलीन ग्लाइकॉल हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड देन डाई इथिलीन ग्लाइकॉल इज फॉर्म। ठीक, चलिए अब हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। डिहाइड्रेशन की इथिलीन ग्लाइकॉल की केवल एक मेथड और बचा है, अब हम अगला मेथड आपको सिखाएंगे। देखो होता क्या है इसमें कि जब इस मेथड में जब एथिलीन ग्लाइकॉल को हीट करते हैं, जब एथिलीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक, ये कई बार पूछी जा चुकी कंपटीशन, जैसे नीट में भी पूछा गया है और CSIR में भी पूछा है और एक बार पूछा था IIT में, कि क्या होता है जब एथिलीन ग्लाइकॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है, तो डाईऑक्जीरेन बनते हैं, डाईऑक्जीरेन बनते हैं, डाईऑक्जेन बनते हैं, डाईऑक्जीरेन नहीं, डाईऑक्जेन बनते हैं। ठीक, ऑक्जीरेन क्या हो जाता है, CH2 CH2OH, अभी आपको बताए थे। ठीक, इपॉक्साइड वाला वो नहीं, डाईऑक्जेन बनता है। ठीक, कैसे होता है, चलिए थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में, तो हम आपको बताते हैं। यानी कि लास्ट मेथड, तो ओवरऑल आप एक चीज जान जाइए कि एथिलीन ग्लाइकॉल को जब भी डिहाइड्रेट करते हैं, ये डिपेंड, उनका प्रोडक्ट डिपेंड करता है कंडीशन पर, जो रिएक्शन की कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे कंडीशन चेंज करते जाते हैं प्रोडक्ट भी चेंज होता है। जैसे फोर्थ मेथड क्या है, व्हेन इथाइलिन ग्लाइकॉल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन इट ऑलवेज गिव्स, क्या देता है, डाईऑक्जेन, डाइऑक्जेन,
विच इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। और देखो डाई ऑक्जेंट का यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। सॉल्वेंट आप जानते हैं सॉल्वेंट क्या है ना। तो फोर्थ मेथड डिहाइड्रेशन का फोर्थ मेथड यानी कि फोर्थ मेथड क्या, व्हेन एथिलीन ग्लाइकॉल इज हीटेड। चलिए लिखते हैं, व्हेन इथिलीन ग्लाइकॉल, व्हेन इथिलीन ग्लाइकॉल is heated with concentrated sulfuric acid. When ethylene glycol is heated with concentrated sulfuric acid, sulfuric acid मतलब H2SO4, then it convert into डाईऑक्जेन। बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये डाईऑक्जेन। अभी इसके फार्मूला आप जान जाएंगे डाईऑक्जेन। और डाईऑक्जेन का यूज किसमें किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में। तो वो भी लिख रहे हैं विच इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। यहीं पे लिखो ना, यहीं पे आगे विच इज यूज्ड एज। देखिए सॉल्वेंट दो प्रकार, पोलर और नॉन पोलर। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर को सॉल्वेंट सॉल्युबलाइज करता है, क्योंकि ये भी नॉन पोलर होता है ना। विच इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं रिएक्शन से इसकी कैसी होती है। हमने क्या बताया कि जब कभी एथिलीन ग्लाइकॉल को हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है डाईऑक्जेन। चलिए कुछ इस तरह से लिख देते हैं इसको, OH इथिलीन ग्लाइकॉल है कि नहीं, CH2OH CH2OH, ये इथिलीन ग्लाइकॉल का एक मॉलिक्यूल है। ठीक, उसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल को भी हीट, दो मॉलिक्यूल के साथ ही जब हीट करते हैं, जैसे CH2 इससे क्या लगा होगा OH CH। ठीक, ये भी इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये भी इथिलीन के दो मॉलिक्यूल को जब हीट किए किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड, कौन से एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। अब देखो यहां पे दोनों मॉलिक्यूल जो OH होता है एथिलीन ग्लाइकॉल का, इससे OH से ही वाटर निकलते हैं, ये दो के दोनों OH से वाटर निकलते हैं। यानी कि ओवरऑल यहां कितने मॉलिक्यूल वाटर निकलेंगे, दो, एक यहां से और एक यहां से, एक का OH दूसरे का H। अब जिसका H निकलेगा अगली बार उसका OH और इसका H सीक्वेंस वाइज। यानी कि कैसे होगा, देखिए कुछ ऐसा, इसका OH इसके H से, इसका OH इसके H से। चलिए कुछ ऐसा बनाते हैं। हमने क्या बताया, इसका OH इसके H से वाटर निकल जाएगा। उसी तरह जब इसका OH निकला था, इस बार इसका OH निकले, इसका OH इसके H से रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो एक वाटर यहां से निकलेगा, एक वाटर यहां से, तो ओवरऑल कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, दो मॉलिक्यूल किसके रिलीज होंगे, वाटर के। ठीक, अब जो कुछ बचा होगा वही डाईऑक्जेन होता है।
मतलब देखो, जब यहाँ से OH निकला तो एक कार्बन की वैलेंसी वैकेंट हुई, जब यहाँ से H निकला तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी वैकेंट हुई। अब ये ऑक्सीजन की डाईवैलेंट होता है तो इसकी एक वैलेंसी जो एम्प्टी थी, खाली थी, उससे बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ भी होगा, इसकी एक वैलेंसी खाली हुई ऑक्सीजन की, यहाँ हाइड्रोजन निकलने से और OH निकलने से इसकी CH2 की एक वैलेंसी खाली है, तो ऑक्सीजन इससे आके जुड़ जाएगा। ठीक, आपस में अटैच्ड हो जाएंगे। क्यों अटैच होते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्यों? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो देखिए बनेगा क्या, CH2 CH2, ये CH2 इससे क्या जुड़ा, ये ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन। ठीक, इससे जुड़ा क्या है, CH2 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 CH2। ठीक, इससे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। अब जो ये बचा है कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बचा है, इसी को कहते हैं डाईऑक्जेन। इसे क्या कहते हैं, डाईऑक्जेन। ठीक, तो ओवरऑल ये कंप्लीट नॉलेज था क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल का डिहाइड्रेशन। ठीक, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। जिस किसी को कहीं प्रॉब्लम होता है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, अपने प्रॉब्लम को बता सकता है और हम उसके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।